बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हो चुका होगा। हमेशा याद दहानी करवाते हैं कि दिन का आगाज़ आपने कुछ भी हो जाए पॉजिटिव थॉट्स के साथ करना है। कुछ भी हो जाए, जितनी भी आपके अंदर एक जंग चल रही हो, जितना भी आप टेंशन में मुब्तला क्यों ना हो, आपने फेस पे ज़ाहिर नहीं करना। जानबूझ के कोई ना कोई अच्छा काम करने की कोशिश करें। देखिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके ना सिर्फ दिन को अच्छा बनाती हैं, बल्कि आपकी पूरी रूटीन, पूरी ज़िंदगी को खूबसूरत कर देती हैं। कोई आपसे नाराज़ है, जो आज आपने काम करना है। अगर कोई आपसे खफा है तो आप उससे आज उसे मैसेज करें, उसे कॉल करें, उसे सॉरी बोल दें, उससे कोई प्यार मोहब्बत वाली बात कर लें। कोई ऐसी मेमोरी हो तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ये काम आपने जानबूझ के करना है। अपनी जो अना है ना, जो ईगो है, उसे ज़रा साइड पे रखें। साइड पे रखते हुए आज ये खूबसूरत, मैं कहूँगी, ये काम आपने सरअंजाम देना। देखें, माफ़ी मांगना, सॉरी बोलना, कोई अगर अपना आपसे खफा है उसे राज़ी करने से आपकी जो शान और शौकत है उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी, बल्कि अगले के दिल में, नज़रों में आपका मकाम और बुलंद हो सकता है, जो कि आप चाहते हैं। तो ये एक काम आज आपने लाज़मन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के टॉपिक डिफरेंट है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताना चाहूँगी कि आज का जो मेरा वार्डरोब है, इतना खूबसूरत सा वार्डरोब, इतना कूल कलर मानिस कलेक्शन का है। इनके सोशल मीडिया पे आप इन्हें अप्रोच करें और इस तरह के खूबसूरत वार्डरोब आप भी ले सकते हैं। जनाब, आज के अगर मैं टॉपिक की बात करूँ, 3 टॉपिक होंगे। पहला जो हमारा टॉपिक होगा, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि सेहत के हवाले से जो है वो आपके साथ डिस्कशन की जाए, क्योंकि बहुत सारे हम काम करते हैं, अपने आप को इतना बिज़ी रखते हैं, अपने आप को इतना हमने मसरूफ़ बना लिया है कि अपनी सेहत को वक्त नहीं दे पा रहे। जब हम अपनी सेहत को वक्त नहीं देते ना, जब हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, तो यकीन जाने जो हमें काम करने होते हैं, या मैं कहूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी को ना बड़ा खूबसूरत बनाना है, तो जब अपनी सेहत के मामले में लापरवाह होंगे, अपनी सेहत को हम बिल्कुल जो है वो वक्त नहीं देंगे, अपने खाने की रूटीन को जो है वो हम बेहतर नहीं बनाएंगे, तो बहुत सारे इंटरनली इश्यूज़ आ सकते हैं। आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाएंगे। अगर आप देखें तो आजकल ये जिगर का, गुर्दों का, आंतों के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन अगर मैं बात करूं, पहले कहते थे 30+ जाके जो है वो कोई ना कोई इशू आता था। 30+ में जाके कहीं ना कहीं जो है वो बीमारी हमारे जिस्म में कोई ना कोई आती थी। लेकिन अब आप देखें, हमारे यंगस्टर्स के अंदर भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। यंगस्टर्स के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा इशू उनके हेल्थ के हवाले से लेके हमें देखने को मिलता है। एक तो हम इस पे करेंगे बात, और दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक होगा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए, हर इंसान जो है वो चाहता है अपने आप को कामयाब करना। हर इंसान जो है वो चाहता है मुस्तकबिल में कुछ ना कुछ बनना, अपने फ्यूचर को सेफ सिक्योर करना, लेकिन उसमें उसे बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। और मुश्किलात को हल कैसे कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन होगी और आपको बहुत सारे टिप्स जो हैं वो दिए जाएंगे। आज का जो हमारा होगा जनाब तीसरा टॉपिक, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हेल्थ की बात की है, उसके साथ रिलेट करता है, कैरियर की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, उसके साथ रिलेट करता है योगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ज़िंदगी में एक्सरसाइज को एक वैल्यू देते हैं, तो ये तमाम जो हम इश्यूज़ की बात करें ना, ये मैनेज हो जाते हैं। तो तीनों टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तीनों टॉपिक हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। इस पर इंशाल्लाह इन डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी सेहत की बहुत ज़्यादा फ़िक्र हमें रहती है। तो हम चाहते हैं कि ना ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या बाज़ दफ़ा हमें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती, तो उस पर हम बात करें। जिगर की बात करें, मैदे की बात करें, आंतों की ये जो बीमारियाँ इस वक्त बढ़ रही हैं, इनका जो रुझान हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर हम बात करें कि वजूहात क्या हो सकती हैं, क्यों ये इतनी शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। तो इसी पे गाइड करने के लिए स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर फजले अकबर साफ़ी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें जिगर से हम स्टार्ट करते हैं। बताएं, इसकी जो इस बीमारियां जिगर के हवाले से बहुत ज़्यादा जी जी पीक पकड़ती दिखाई दे रही, वजह क्या है?
जिगर की जो बीमारियां हैं ना, बुनियादी तौर पर हमारे दो चीज़ों से ताल्लुक़ रखती है। या तो कोई जो हेपेटाइटिस वायरस है उनके, जिसको हम यरकान कहते हैं, ख़ासकर काला यरकान। अच्छा। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 4 से 5% लोगों को है, तो ये बहुत काफ़ी तादाद बनती है। और दूसरी बात, आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है, ग़िज़ाई खाने पीने की जो तरतीब है वो ख़ासी बेतरतीबी है, तो उसमें जिगर पर चर्बी पड़ जाती है, फिर उससे वही जो पेचीदगियाँ वो पैदा हो जाती हैं। अच्छा। तो बाकी भी चीज़ें हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बल्कि यही ट्रेंड है कि जो इन्फेक्शंस है हेपेटाइटिस वायरस के वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो लेवर बढ़ जाता है फैट्स की वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब तो वही बात के पहले ज़रा एक उम्र सीधा लोगों को कहते थे कि जिगर की बीमारी जो है वो लाक होती है, या ये जो आपने हेपेटाइटिस की, यरकान की बात की, तो पैदाइश बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी ये बीमारी आ रही है? नहीं, अमूमन बच्चों में अगर किसी वालिदैन में, ख़ासकर माँ में अगर हेपेटाइटिस ना हो, ख़ासकर हेपेटाइटिस बी, तो बच्चे में बहुत कम इम्कान होता है कि उसमें हेपेटाइटिस आ जाए। फिर भी खुदा न ख्वास्ता अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान या उससे पहले किसी हेपेटाइटिस का शिकार हो जाए, ख़ासकर हेपेटाइटिस बी, तो फिर उसके लिए एक मेडिकल में एक तरीक़ाकार है, उसको हम पैदाइश के वक्त भी एक इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं और वैक्सीन भी लगा लेते हैं। ठीक है। और फिर दूसरी जो हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन है, सी की तो दुनिया में आई नहीं है, जो हेपेटाइटिस बी है, काला यरकान, इसकी वैक्सीनेशन हमारे शेड्यूल में जो EPI शेड्यूल है उसमें शामिल हुई है। मौजूद है। तो हम एक एहतियाती तदाबीर, एक प्रिवेंटिव उसमें कर रहे हैं। तो ये जो जिगर की हम जो एक बीमारी की जो बुनियादी वजह है, उसमें ये यरकान को हम शामिल कर लें कि इसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं? जो यरकान है, जो इसकी वजह से जिगर ख़राब होता है और पेचीदगी होती है, वो सबसे ख़तरनाक होती है। अच्छा। वो जिगर काम करना छोड़ देता है, सिरोसिस हो जाता है, फिर उसकी पेचीदगी हो जाती है, पेट में पानी बन जाता है, खून की उल्टी आ जाती है, बंदा बेहोश भी हो सकते हैं, गुर्दे जानलेवा हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जिगर की जो बीमारी जो हेपेटाइटिस की वजह से वो जानलेवा ही हो सकता है। बिल्कुल। तो यरकान के अलावा और कोई वजह कि जिगर की बीमारी लाक हो सकती है? यरकान के अलावा, जो मैंने आपको जैसे पहले अर्ज़ किया था कि यरकान के अलावा हमारे पास जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज़ को कहते हैं कि जिसमें खून में चर्बी ज़्यादा हो जाए तो अक्सर जिगर पर भी चर्बी चढ़ जाती है। अच्छा। जिसको फैटी लिवर हम कहते हैं। अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अगर वक्त पर उनका इलाज न किया जाए, वर्जिश न की जाए, ग़िज़ाई तदाबीर ना एहतियात की जाए, ना इख्तियार की जाए, तो उससे वो चीज़ें नेश एक चीज़ होती है उसमें बदल जाती हैं। तो फिर उससे जानलेवा हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी बीमारी जो है वो उसको हम लाइट ना लें, वो आपकी जान, खासकर जिगर की जितनी भी बीमारियां हैं ना, इसको बिल्कुल लाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जिगर की बीमारियां है उसको बर वक्त और मुस्तनद डॉक्टर से आप इलाज न करवा ले तो बड़ी पेचीदगी कुछ लोग खुद नीम हकीम बने हुए होते हैं, टोटके कोई ना कोई छोटे मोटे वही घरेलू कर रहे होते हैं कि बेहतर हो जाएंगे या थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, तो बस कहते हैं कि ये दवाई या ये टोटका जो है ये ठीक है। नहीं, ये नीम हकीम हर शुबे में ख़तरनाक होते हैं। मसला ये था कि आजकल इंटरनेट हर बंदे की एक्सेस में है, हर बंदे की पहुंच में है, तो कुछ इल्म उधर से हासिल कर लेते, कुछ इधर उधर की बातों से हासिल कर लेते, बजाय ये कि एक मुस्तनद और प्रॉपर डॉक्टर से रुजू कर ले, वो अपने आप को इस तरीके से इलाज करते हैं। अच्छा, इसके साथ जिगर के साथ जो मैदे की बीमारी है वो ज़रा बताएं, वो क्यों ज़्यादा आम हो रही है? ये तो कॉमन लग रही है स्टमक के जो इश्यूज हैं। अमूमन जिगर और मैदे की बीमारियां अलग अलग होती हैं। मैदे की जो अमूमी बीमारियां होती है वो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा लाइफस्टाइल को मुतासिर करती है, लेकिन अमूमन जानलेवा नहीं होती। अच्छा, जो स्टमक की बीमारी होती है, लेकिन जो जिगर की बीमारी है वो जानलेवा साबित हो सकती है। अच्छा, जो मैदे की बीमारी है उनका ज़ाहिर डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है ना हमारे लाइफस्टाइल और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो वो है उससे है, जिसमें खाना पीना, सोना, जो हम खाते हैं और जो चीज़ें हम खाती है उसके साथ ताल्लुक़ है। जितनी ग़िज़ाई और हम एहतियात करेंगे, साफ़ ग़िज़ा लेंगे, नेचर से करीब तर चीज़ें लेंगे, उतनी मैदे की जो बीमारियाँ है, जो तकलीफ़ है, उनमें कम होगी। और जितनी हम बद एहतियाती करेंगे, बेवक्त खाना खाएंगे, उल्टी पुल्टी चीज़ें खाएंगे, बाजार वाली चीज़ें खाएंगे, इस तरह जो स्पाइसी या ऑयली ज़्यादा, जो सही तरीके से पकी हुई न हो, अनकुक्ड आइटम्स वो खाएंगे, तो जाहिर है उससे फिर फ्रीज़ी जो होती है ज़्यादा, बिल्कुल, तो उससे ख़तरा हो जाता है कि मतलब बंदे को मैदे की बीमारी हो सकती है। ये जो हम बच्चों को फ्रीज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा हम उन्हें देते हैं, तो इससे उनके बच्चों का स्टमक इफेक्ट होता है इससे? ओह, ये तो बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ स्टमक इफेक्ट नहीं होता, जो फ्रीज़ी ड्रिंक्स होते हैं उनमें ख़तरनाक हद तक शुगर ज़्यादा होती है, और वो रिफाइंड शुगर होती है, उसको मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जर्व हो जाती है,
तो वो न सिर्फ जिगर को मुतासिर करती है और मैदे को मुतासिर करती है, बल्कि अगर मुसलसल लिया जाए तो शुगर का ख़तरा, जो ज़ियाबतीस है, डायबिटीज़ का ख़तरा है, वो काफ़ी हद तक आम बच्चों की बनस्बत जो लोग नहीं ले रहे हैं उनकी बनस्बत उनमें बढ़ जाता है, ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल। इसके साथ आंतों की जो बीमारियां हैं वो नाज़रीन को बताएं, उसके बढ़ने की वजह क्या है? आंतों की जो बीमारियां हैं ना, आंतों की दो किस्म की बीमारियां हैं। बुनियादी तौर पर तो एक जो इन्फेक्शन है जो जरासीम की वजह से होती है, और दूसरी जो ऑटोमीन जो खुद ब खुद हो जाती है। तो जाहिर है कुछ चीज़ें तो हमारे इख्तियार में नहीं होती ऑटोमीन वाली, लेकिन जो इन्फेक्शन है, जिस तरह मैदे के लिए अर्ज़ किया था, आंतों का भी इस तरह ताल्लुक़ है। तो जो हमें ये पेचस हो जाता है, हिज़ा लग जाता है, ये एक समझ ले कि आंतों की इन्फेक्शन हो चुका है, तो उनका भी ताल्लुक खुराक और पानी से है। जितना आपकी दोनों चीज़ें साफ अगर साफ पानी या साफ ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन। और सबसे बड़ी बात सिर्फ साफ नहीं, बासी। जितनी भी ताज़ा खुराक है उनमें जरासीम कम ग्रो करते हैं, उनकी अफजाइश कम होती है, लेकिन जितनी खुराक वक्त के साथ बासी हो जाती है उनमें जरासीम की अफजाइश भी ज़्यादा होती है और वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। ये जो इतने दिन लोग फ्रीज़ करके स्टोर किए रखते हैं चीज़ें और उनको खाते हैं, इससे भी आंतों की बीमारी का खदशा हो सकता है? वो इस सेंस में हो सकता है कि जो बिल्कुल हम फ्रीज़र में रख दे, फ्रिज नहीं, उनमें तो बैक्टीरिया की अफजाइश कम हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन मसला है कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है, तो बिजली दरमियान में चली जाती है तो वापस अनफ्रीज़ हो जाता है, तो उसमें जरासीम बढ़ जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ना, हम अगर अपने मुल्क की बात कर ले तो अपने मुल्क में ये इतना सेफ नहीं है। बाहर के मुल्कों में वो लोड शेडिंग नहीं होती, बिजली नहीं जाती, जो फ्रीजिंग है तो निस्बतन वो चीज़ों को महफूज रखते हैं, प्रॉपर वो महफूज रहते हैं, फ्रीज रहते हैं। लेकिन हमारी ये जो ऑन ऑफ का सिलसिला है, इससे खदशा बढ़ सकता है, खदशा बढ़ सकता है। तो ये अब जिगर, मेहदी और आंतों की बीमारियों की बात करें, पाकिस्तान में अगर इसकी रेशो देखी जाए तो किस हद तक है? पाकिस्तान में मैं आपको जस्ट एक बात बता दूं, जो एच पाइलोराई एक जरासीम है जो मैदे की अल्सर काज करता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, उसकी आप समझ लेना कि हर दूसरे बंदे को ये वो है, मतलब आप समझ लें कि 60% से ज़्यादा हमारे उसमें हैं। अच्छा। बाज़ लोग उस जरासीम के असरात ज़ाहिर होते हैं, उसको फिर हम इलाज करते, टेस्ट करते और इलाज करते हैं। बाज़ लोगों में ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन वो जरासीम काफ़ी ज़्यादा है। हमारे जो पाकिस्तान में वो पूरी बरसगीर एशिया में काफ़ी ज़्यादा है। और जो दूसरी जरासीम है, जो जियार्डिया है, जो अमेबा है, वो भी हमारे उसमें ज़्यादा है और वो स्टमक को भी अफेक्ट करती है और जिगर पर भी अपना असर छोड़ लेती है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मेडिसिन एक मिथ अगर क्रिएट है या इसमें कुछ सच्चाई है तो भी क्लियर करें कि मेडिसिन खाने से उनका स्टमक जो है वो ख़राब हो गया। बिल्कुल, बाज़ मेडिसिन स्टमक पर इफेक्ट कर देती है। अच्छा। और स्टमक को थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है, गैस्ट्राइटिस कर देती है, वोमिट आ सकती है, उसकी वजह से डायरिया आ सकती है। लेकिन हम जो मरीज़ों को दवाई तजवीज़ करते हैं उनकी नुकसानात और फ़ायदों को देख कर उनको एक बैलेंस रख कर तजवीज़ करते हैं। अच्छा। अब अगर बाज़ दवाई एक मरज़ के लिए ज़रूरी है तो खैर, अगर उनके साथ छोटी बहुत मैदे का डिस्टर्ब भी हो, लूज मोशन भी हो जाए तो हमें देनी चाहिए, क्योंकि उस मरज़ की ज़रूरत है। लेकिन बिला ज़रूरत और बग़ैर किसी मुस्तनद डॉक्टर के हमें कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो ये जिगर की बीमारी की अगर बात करें, मोस्टली ये जो जरकान के लोग हैं उनको हो सकती है, आई थिंक डायबिटीज़ जो पेशेंट है उनको भी हो सकती है। तो ये इनका बेजा जो खाना खा लेना, कंट्रोल ना करना, फिर कोई एक्सरसाइज ना करना, उससे भी इस बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये इन डिटेल आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। नाज़रीन हमारे साथ में मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, बात हो रही है जिगर की, मैदे की और आंतों की जो बीमारियां हैं उस पर हम डिस्कशन करें। डॉक्टर साहब, आंतों की सूजन, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन आपने बताया कि इसकी वजह से बीमारी हो सकती है, देखिए ये जो स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग तो एक बिल्कुल एक जनरल सा टर्म है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो इसके बजाय हम अगर आंतों की सोजिश या इन्फेक्शन की तो अगर तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वैसे जैसे मैंने बताया कि जो आंतों की स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, इसकी जो बुनियादी काजेज़ है वो इन्फेक्शंस है और ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून में हम इसको IBD कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। वो लेकिन वो पाकिस्तान में या दुनिया में इतनी ज़्यादा उसमें वो नहीं है। अच्छा। और एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी इख्तियारी तदाबीर नहीं है कि आप इख्तियार कर ले तो आप इससे बच जाएंगे। इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहते हैं। लेकिन जो इन्फेक्शन है वो
बहुत हद तक बंदे के ज़ाती इख्तियार में होता है कि इसको किससे बचा जाए, समझ ले, कंट्रोल कर ले, इसको कंट्रोल बढ़ने कर से ले, रोक ले। और उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो हम खुराक लेते हैं, पानी लेते हैं, उससे ही है। आप जितनी हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखकर खुराक लेंगे, पानी की साफ़ पानी लेंगे, इतनी आपकी आंतों की जो सोजिश है या इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नाज़रीन को स्पेशली गाइड करें कि अगर वो ये जिगर की, मैदे की या आंतों की कोई भी किसी बीमारी में इन्वॉल्व है तो वो अपनी खुराक किस तरह की रखे, कैसी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़, बहुत सिंपल है। सादा खुराक रख लें, ताज़ा खुराक रख लें, अच्छा। मुनासिब मिकदार में खाएं और वक्फ़ से खाएं, एक साथ में ज़्यादा ना खाएं। अब सादा खुराक ये है कि जितनी भी जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, उसका जो सोर्स है कोशिश कर ले कि वो कम से कम उनके दरमियान स्टेप्स इन्वॉल्व हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो। ठीक हो गया। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? सादा खुराक, सादा ज़िंदगी और जो सादा रूटीन आपकी सेहत की उसूलों की, जो आपकी सेहत है उसकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन जाने तो जहाँ है, हमें हमारी सेहत का खुद ही ख्याल रखना होगा, अपनी खुराक जो है वो अच्छी रखें, जो हेल्दी डाइट है वो रखें, तो यकीनन ये बीमारियों से हम बच सकते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद और टॉपिक होगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, अपने करियर के वाले से हम सब जो है ना वो बड़ी एक उम्मीद भी रखते हैं और काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें बेहतर या बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं माशाल्लाह से। मैं कहूँ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इसी फील्ड को दिया है, बहुत लोगों को बनाया है, बहुत लोगों का जो करियर है उसमें उनको उनके मुस्तकबिल को ब्राइट करने के लिए उन्होंने उनकी हेल्प की है, रास्ता दिखाया है और अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए उसे बर वक्त अदा भी किया है। चूँकि आप डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, बहुत सारे शोज़ को ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं। तो यकीनन आज हमें बहुत कुछ इनसे जानने का मौका मिलेगा और स्पेशली आप लोगों के लिए हम पूछेंगे कि जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इनके फ्यूचर को, इनके कैरियर को बेहतर बनाने के लिए कौन से ऐसे टिप्स जो हैं वो देते हैं। और चूँकि अच्छा एक और चीज़ भी है, ये लिखते भी बड़ा अच्छा है, राइटर भी हैं और इसके साथ साथ ये उस्ताद भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, यानी कि बहुत कुछ हैं ये। तो आज हमें इनसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। जमशेद सुल्तान साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपने वक्त दिया। आप हमेशा इतना संजीदा रहते हैं? नहीं, मैं स्माइलिंग फेस ही रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि संजीदा ना रहूँ। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब। कैसे आगाज़ किया आपने अपने करियर का? बेसिकली जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा जो करियर का आगाज़ था वो बेसिकली मेरा शौक़ बचपन से ही था कि मैं प्रोड्यूसर बनूंगा। तो मैंने जब पीटीवी ज्वाइन किया तो ये हादसाती तौर पे ही ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं एक आम फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कोई अमीर फैमिली नहीं है। तो मेरे लिए जब मेरे फादर की अर्ली एजेस में मैं छोटा सा था, उनकी डेथ हो गई 93 में। तो फिर मुझे पीटीवी को ज्वाइन करना पड़ा आफ्टर द सूनर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन। बीएससी करने के बाद मैंने पीटीवी ज्वाइन किया एज ए विजुअल आर्काइवल असिस्टेंट। वो पीटीवी ही थी जी, पीटीवी थी जॉब के वाले से। तो फिर मुझे उसके साथ साथ सर्विस में मैंने अपने जो क्वालिफ़िकेशन थी उसको अकॉर्डिंग टू दी जो प्रोडक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से मैंने उनको इन्हांस किया। और 2 मास्टर्स फिर मैंने सर्विस में ही किए, एमएससी मैथ्स कम्युनिकेशन और एमए पॉलिटिकल साइंस। और फिर जो था मैं, क्योंकि पहले साथ ही स्टडी जारी थी और बड़ा मुश्किल काम होता है, आपको पता है, जॉब के साथ करना। लेकिन तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो मेरा जो सफ़र था वो ख़त्म हुआ, तो फिर मैंने जो है वो प्रोडक्शन ज्वाइन कर ली। क्योंकि इनिशियली मैं जो है वो एज ए विजुअल आर्काइवल असिस्टेंट जो है वो अपॉइंट हुआ था ग्रेड 16 के इक्वल बीएससी करने के बाद। तो फिर वो जो सफ़र था वो जारी रहा, जो पैशन था, मैं बीइंग ए न्यूज़ प्रोड्यूसर इंडक्ट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अपना जो सिलसिला था वो न्यूज़ प्रोडक्शन में माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। और फिर उसके बाद हमारा एक चैनल लॉन्च हो रहा था, इंग्लिश चैनल 2013 में। तो उसके लिए मुझे 2012 में ही जो है वो
उसमें PTV पोस्ट के कर जो दिया PTV गया था वर्ल्ड। जी, क्योंकि मैं इंग्लिश बुलेटिन करता था अच्छा। और शाइस्ता जैद साहिबा के हाँ। साथ और इस तरह के बड़े लोगों के साथ अच्छा। काम करने का मौका मिला। तो फिर वो जो मेरे जो बॉसेस थे उन्होंने देखते हुए मेरी मेहनत को कारकर्दगी को, तो फिर उन्होंने मुझे PTV फल में मिलता है। इंग्लिश में अच्छा, चांस जमशेद दिया। साहब, आपने कहा बचपन से ही आपको शौक था इस फील्ड में आने का, लेकिन किसी से इंस्पायर तो होते होंगे, किसी को देखते होंगे, जी तो बिल्कुल। आप में ये एक शौक पैदा जी हुआ बिल्कुल। होगा। एक्चुअली मेरे फादर PTV के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता थे। अच्छा। तो वो अक्सर कहा करते थे कि मेरे बेटे जो हैं वो बड़ा कुछ बने हैं। तो मेरा छोटा भाई भी PTV हाँ। में जुनैद सुल्तान, वो भी प्रोड्यूसर हैं। तो मेरे जो उस वक्त अंकल थे सैयद मोहसिन अली, ही वाज द पायनियर ऑफ द प्रोडक्शन इन पाकिस्तान जी। सैयद मोहसिन अली साहब के ड्रामे अनकही, अंकल उर्फ़ी, सुनहरे दिन, पल दो पल, ये सारे तो हम उनको काम करते हुए देखते थे। अच्छा। तो मुझे बड़ा क्रेज़ था कि मैं इनके नक्शे कदम पे चलूँ। और फिर शुएब मंसूर साहब से मैं बड़ा इंस्पायर था। सही। मोहम्मद कामिल साहब हमारे डायरेक्टर इंजीनियर मेरे रिलेटिव भी हैं, तो उनको देखते थे हम काम करते हुए। तो हमारी ये कोशिश होती थी। सैयद अख्तर वक़ार अज़ीम साहब से मैं इंस्पायर था, कैसर नकीम आम साहब से, उनसे मेरी मुशावरत जो है वो होती रहती। बुशरा रफ़ीक साहिबा हमारी रीनाउंड डायरेक्टर्स थी। ये 2000 के उसमें मुस्तफ़ा कमाल मंदोखेल साहब हमारे जो एक लंबी लिस्ट है जिनसे आप इंस्पायर तो हुए। मैं उनके साथ अभी भी मैं उनके साथ इन कांटेक्ट रहता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया में नहीं हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त उनके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि उनसे मेरी इंस्पायरेशन भी थी और एसोसिएशन भी थी। तो मैं उनसे ज़रा मुतासिर था, इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो मुझे इतनी कामयाबी दी कि मैं उनको अपने सीनियर्स की जो है वो रिस्पेक्ट। सब ऐसा कोई लम्हा आया हो आपके ये पूरे इस टाइम पीरियड में, पूरी स्ट्रगल में, इस पूरी सक्सेस की ये जो एक लाइन है, मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? जी, मुश्किलात के हवाले से अगर तो बात करें तो उस पे मैं ये कहूँगा कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा कामयाब शख्स हो जिसको मुश्किलात का सामना ना करना पड़ा हो। तो मेरे हर कदम पे मुश्किलात थीं। अच्छा। लेकिन इन चैलेंजेस को मैंने फिर जो है वो खंदा पेशानी से कबूल किया और फिर इसी के साथ किस तरह की मुश्किलात थी? मुश्किलात आपको पता है, हम क्योंकि जो मीडिया से रिलेटेड लोग होते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उनका कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उनमें प्रोड्यूसर्स आपस में कंपटीशन करते हैं, रिपोर्टर्स का कंपटीशन होता है, जो सीनियर्स जूनियर्स का कंपटीशन होता है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर आपका विद इन दी कंपटीशन का सिलसिला कहते हैं, ये तो यानी कि पहले से चलता आ रहा है। जी, वो चलता आ रहा है। जी तो वो फिर जो है वो कांटों के सफ़र में आपको फूलों का रास्ता खुद बनाना होता है। और उसका शायर ने क्या खूब कहा है कि कांटे बगैर फूल बरसाती नहीं बहार, पहले ख़ज़ान आए तो आती नहीं बहार। तो फिर वो ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं जी। तो जो चैलेंजेस थे, उन्हीं चैलेंजेस ने, उन्हीं मुश्किलात ने मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। और फिर मेरी जो पहली फ़र्स्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी वो जापान से हुई जी। और 2017 में आई वाज सिलेक्टेड एज ए प्रिंसिपल कैंडिडेट थ्रू आउट दी कंट्री एज ए प्रोग्राम प्रोड्यूसर। मैं न्यूज़ प्रोड्यूसर तो था ही, लेकिन क्योंकि मैंने 2013 से PTV वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था 12 से, तो उसमें फिर मुझे प्रोग्राम में आने का मौका मिला। जो मॉर्निंग शो था उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जो है वो एज ए सीनियर प्रोड्यूसर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे लोग बड़े हेल्पिंग हैं, एंकर पर्सनस भी, मेरी कोऑर्डिनेशन टीम जो है। इंसान खुद पॉजिटिव होता है, एक अच्छा विजन रखता है, तो मेरे ख्याल से वो टीम फिर जो है वो खुद एक फैमिली बन जाती है, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। जमशेद साहब, मुझे ये बताइए कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इस पूरे टाइम पीरियड में कोई इंटरेस्टिंग वाक़या रहा हो? इंटरेस्टिंग वाक़यात तो बहुत सारे हैं जी। तो इसमें एक वाक़या मैं आपसे शेयर करूँगा प्रोग्राम के हवाले से ही, क्योंकि हमारा वो वर्चुअल सेट था। तो वर्चुअल सेट के हवाले से हम जो गेस्ट को ये बताते थे कि स्पेशल कलर्स आपको पता है वो उस पर बताने पड़ते हैं। तो हमारा ग्रीन क्रोमा था। तो हमने अपने गेस्ट को बताया हुआ था जी, और एज यूजुअल के जी ग्रीन आपने कलर नहीं पहनना। तो उस वक्त हमारा जो वर्चुअल सेट था, तो हमारे क्योंकि 2 मॉर्निंग शोज़ इधर इस्लामाबाद से हो रहे थे उस वक्त। एक जो था वो तौसीक हैदर साहब का PTV होम से, और एक हमारा मॉर्निंग शो था। तो उसमें हुआ ये कि जब मैंने अपने गेस्ट को बताया हुआ था आपने ग्रीन नहीं पहनना, तो वो गेस्ट के साथ मेरी इस तरह से एसोसिएशन नहीं थी, लेकिन कोऑर्डिनेशन में मैं था। उनको पहले से मैं जानता नहीं था। तो मैंने देखा, मैं अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था, तो हम अपने गेस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। एक खातून थी, वो भागी भागी आई और उन्होंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना हुआ था। तो टाइम भी प्रोग्राम का थोड़ा रह गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि हमने आपको मना किया था कि आपने ग्रीन नहीं पहनना, तो आपने, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कल तौसीक ने ये बताया कि आपने ग्रीन जो है वो पहन के आना है, आपने ब्लू कलर नहीं पहनना। तो मैं तो बड़ा जी, तो मैं जो है वो बड़ा उस पे हुआ कि वो तो मॉर्निंग शो PTV होम का है। और आप ये स्टोरी हम कंप्लीट करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये इंटरेस्टिंग वाक़या आप ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं। जमशेद साहब, उनकी जो एक सक्सेस स्टोरी है वो हम जान रहे हैं और आप लोगों को भी उनसे टिप लेकर बताएंगे कि कैसे अगर कोई मुश्किलात है तो हल कैसे हो सकते हैं। जमशेद साहब, एक इंटरेस्टिंग वाक़या आप हमारे साथ शेयर करते वो मुकम्मल कर लीजिए। जी प्लीज़। अच्छा, उसमें ये हुआ कि जब वो गेस्ट आ गई शो से तो हमें अंदाज़ा नहीं ब्लू हुआ और कि ग्रीन क्रोमा जी का ब्लू और सिलसिला ग्रीन का, तो वो भी हैरान हो गई कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो उनको शायद अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया गया था। अच्छा। और हमने अपने गेस्ट को देखा हुआ नहीं था। हाँ, तो हाँ। उस पे फिर ये हुआ कि मैंने कहा जी वो तो सीख का जो शो है वो पीटीवी होम से होता PTV है, होम, आप जो है वो अच्छा। पीटीवी न्यूज़ पे हैं, तो हाँ, हमारा हाँ, जो हाँ, डिस्टेंस है वो तकरीबन हाफ एन आवर का डिस्टेंस है। Yes, तो हाँ। इसलिए तो वो भी बड़ी शॉकिंगली फिर उनको जाना पड़ा और हम भी फिर बड़े यानी हो गए। एक लेकिन सेक्रेटरीट में है और तो फिर दूसरा इस तरह के जो इजराइल में। वाक़यात हैं वो हाँ। अक्सर रुनुमा होते रहते हैं हमारे Yes. साथ। अच्छा, बड़ा कभी मुश्किल नहीं हो जाता अगर सडन इस तरह की कोई हैपनिंग हो जाए, उसको फिर कैसे कवर करना? क्योंकि अब एक गेस्ट है, उसको सडन स्किप करना पड़ सकता है या वो आपको डिश करवा जाता है, नंबर नहीं लगता, टाइम पे पहुंचता जी नहीं। जी। अच्छा, इसमें ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा भी, क्योंकि लाइव शो होता है हाँ। और 5 डेज़ इन अ वीक Yes. होता है, उसमें फिर हमें ये करना पड़ता है कि हमें क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी लोगों के साथ ज़्यादा है। अच्छा। प्रोड्यूसर कोऑर्डिनेटर के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है हाँ। कि उसको हर वक्त लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। Yes. और ये उसका प्रोफेशनलिज्म इसी तरह से शो होता है कि ताकि एट द 11th आवर भी उसको किसी से रिक्वेस्ट हाँ। करनी पड़े तो उसके पास आ जाए। तो मेरे बिल्कुल। पास अल्हम्दुलिल्लाह क्यू अल्लाह में ताला लोग जी हों। जी, तो मुझे एट द 11th आवर भी गेस्ट मिल जाते हैं और That's फिर वो मैं great, उनको that's कवर great. कर लेता हूँ। जी माँ सब। बाप का यहाँ जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता, तो ज़रूर जानना Exactly. चाहेंगे कि आप इस पूरी आपकी जर्नी में आपके जो पेरेंट्स थे, वालिदैन थे, उनका क्या रोल रहा, कितना सपोर्ट किया उन्होंने? जी एग्जैक्टली। स्पोर्ट की जहाँ तक बात है तो जो मेरे फादर थे वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थे, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि जो टाइम टेबल के पाबंद थे, अच्छा, माशाल्लाह। असूलों की बात करते थे और एक असूल पसंद इंसान थे। हाँ। एक बहादुर इंसान थे, लेकिन बड़े अर्ली एज में व्हेन ही वाज जस्ट 40 तो उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनकी बातें मेरे जहन में थीं। फिर मेरी माँ ने ये सफ़र आगे बढ़ाया और मेरी वालदा ने आज तक उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। उनके बगैर मेरी कोई कामयाबी नहीं है। बिल्कुल। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे आमीन, दोनों को। इलाही आमीन। तो ये उन दोनों की अनथक मेहनत है। मेरी वालदा ने शी वाज जस्ट 32 जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो उन्होंने इस पूरे अरसे में हम 4 बहन भाई हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत की। उन्होंने एक मुजाहिद का किरदार अदा किया और माशाल्लाह से वो पढ़ी लिखी भी थी और बड़ी दिलेर खातून थी। लेकिन उन्होंने हमारी जो कफ़ालत है वो एक बाप से ज़्यादा की। और उस पर मैं 2021 में कोविड के लड़ते हुए उनकी जो है वो शहादत हुई। और मैं उनकी आखिरी बातें भी मेरे जहन में हैं कि बेटा अपने बहन भाइयों का, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना। और छोटे बहन भाइयों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। मेरे जो भाई हैं जुनैद सुल्तान, ही इज़ आल्सो सीनियर प्रोड्यूसर इन करंट अफेयर्स, तो उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। मेरी जो सिस्टर्स हैं वो हर वक्त मेरे लिए दुआएं करती हैं। तो दुआओं के बगैर आप ज़िंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। स्पेशली अगर हम माँ बाप की बात करें, उनके सपोर्ट, उनकी दुआओं के बगैर तो यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते। जो हमारी यूथ है, जो नाज़रीन हमारे इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप उन्हें कुछ टिप्स दें, कोई गाइडलाइन आप उन्हें दें, क्योंकि नौजवान हमारा आज का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसमें स्किल्स हैं, बहुत काबिल हो सकता है। अगर उसे ये जो एक कन्फ्यूजिंग माइंड, उसके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही है, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा या उसे सही कोई गाइड नहीं कर पा रहा, तो उसे समझ नहीं लग रही वो किस तरफ जाए, कैसे अपने कैरियर को सिक्योर करे, तो उन नौजवानों के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, 2 चीज़ें हैं इसमें बुनियादी बातें। एक तो ये है कि पैसे की जो लालच है, हवस है, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ। पैसा ज़रूरत है। आप जब पहला फोकस ये रखेंगे, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोड्यूसर, राइटर, कुछ भी बन रहे हैं आप, तो आपको पहली चीज़ ये करनी चाहिए कि आपको ज़रूरत के तहत आपके पास पैसे होने चाहिए, उसको लेके चलेंगे। फिर आपका जो करियर है वो आपका फोकस्ड होना चाहिए, आपका टारगेट जो है वो फोकस होना चाहिए। आपको अपने सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए और फिर शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं, यंगस्टर्स हैं, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, खासकर मीडिया। आज हम आए और कल हमें मंजिल मिल जाए, हम बॉस बन जाए। जी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे यहाँ तक आने में तकरीबन 2 दहाइयों से ज़्यादा का सफ़र तय करना पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सिलसिला जारी है। जी, अनथक मेहनत। तो मेरे जो एक प्रोफेसर थे, टीचर थे मेरे, वो ये कहा करते थे, मोर सक्सेसिव मोर रिलेटिव, कि जो जितना ज़्यादा सक्सेस करेगा उसको उतनी ज़्यादा कामयाबियाँ और रिलेटिव्स उसके बनेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप एज ए यूथ, एज ए यंग ब्लड जो है, आपको अपने सीनियर्स का एहतराम करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए और वो रास्ते तलाश करने चाहिए कि आप क्या, और बुक
रीडिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। जो आजकल के प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो रीडिंग करें, बुक रीडिंग करें, लोगों के बारे में उनके प्रोफाइल इंटरव्यूज़ को पढ़ें। जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, मोस्ट सीनियर्स थे, आगा नासिर साहब, असलम अज़हर साहब, फजल कमाल साहब, सैयद मोहसिन अली साहब, हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में सारी चीज़ों को जानते हैं। शुएब मंसूर साहब कि वो क्या थे। उसके बाद फिर हमें एक रास्ता मिलता है कि उन लोगों ने कैसे कामयाबी हासिल की और हमें किस रास्ते पे चल के कामयाबी हासिल करनी चाहिए। इस फील्ड में स्पेशली अगर मैं कहूँ जो आना चाहते हैं, एक तो ओवरऑल हमने आपसे जाना कि उनको आप टिप्स दें। दूसरा, अगर इस फील्ड में, इस मीडिया इंडस्ट्री में एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर अगर कोई आना चाहता है तो उन्हें क्या आप टिप्स देंगे, कैसे, क्या गाइडलाइन देंगे? उन्हें सबसे पहले तो ये है कि अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री है उनके पास वो होनी चाहिए, मैस कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म की या आईआर की। उसके बाद उनको सबसे पहले एक जो देखें, आप कभी भी उस्ताद के बगैर कोई काम नहीं सीख सकते, तो आपको उस्ताद की उसी सिलसिले में जो है वो रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है, उसी तरह से रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। हमारे जो सीनियर्स थे, इवन देन अभी भी जब हमें थोड़ा बहुत वो डांट देते हैं, हम सर झुका के नीचे सुन के उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपको फॉलो करना सीखना चाहिए, ना कि आपको ये चाहिए कि आपको लोग फॉलो करें, क्योंकि आप अभी सीखने के मराइल में या कुछ पाना चाहते हैं। वो एक अना होती है, उसे जरा साइड पे रखना जी, एग्जैक्टली। देखिए, अगर आप अना को रखेंगे आप सीख नहीं सकते। जी, अना, बोस, कीना, ये सारी चीज़ें आपको साइड पे रखनी पड़ेंगी। बीइंग ए प्रोफेशनल यू मस्ट बी हम्बल, पोलाइट, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सारी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनानी पड़ेंगी। और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत के लिए आप अपने आप को तैयार रखें कि जी खुदा न खास्ता अगर किसी स्टेज पे कोई ऐसा मरला आता है कि जिस पे आपके लिए तकलीफ़ात आती हैं, तो आप उनको खंदा पेशानी से जो बर्दाश्त करने के काबिल हों। ये ना हो कि आप अपने जो है वो आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो जहानों के लिए रहमत हैं, उनकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए जब अपने प्रोफेशनलिज्म को आप अपने बढ़ाएंगे, लोगों को रिस्पेक्ट देंगे। और सबसे बड़ी चीज़, इंसान की कामयाबी वहाँ से शुरू होती है जहाँ वो दूसरों को रिस्पेक्ट देना पहचान लेता है कि जी मैंने दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, आपको ऑटोमेटिकली खुद रिस्पेक्ट मिलेगी। ये नहीं हो सकता। और जिसको अल्लाह ताला ने तरक्की दी है, इज़्ज़त दी है, उसको देख के उसकी इज़्ज़त करें, ना कि उससे आप हसद करें, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं चाहूँगी कि आप जो हमारे नौजवान हैं, मेहनत जो करते हैं लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हर्डल्स आ रही होती हैं, उनके लिए और ओवरऑल कोई पैगाम जो है हमारे नाज़रीन को देना मेरा ओवरऑल पैगाम जो है वो यूथ के लिए ये है कि अपने जो कायदे-आज़म के जो असूल हैं, रहनुमा असूल हैं, ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम, एक तो उसके ऊपर वो रखें। और दूसरा ये है कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, गरीबी खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। तो आपने जो अपने आप को ये देखना है कि आने वाले कल के लिए आप क्या सोसाइटी के लिए आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप चलें। आपको बीइंग ए हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के काम आना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तकलीफ़ात ही तकलीफ़ात हैं। तो ये तकलीफ़ात आपकी अपनी पैदा करना है, लेकिन इसके लिए आपको लोगों की मदद के लिए निकलना पड़ेगा। चाहे आप रिपोर्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, आप ये सोचें कि थोड़ा सा हिस्सा आप लोगों की मदद के लिए निकालें। बिल्कुल, भलाई के लिए। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ने, ब्रेक के बाद और मेहमान होंगे, उनसे भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का तीसरा टॉपिक, आपकी सेहत के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। तीनों टॉपिक, जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अहम है, जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज का तीसरा टॉपिक आपकी सेहत, आपकी आदत पे हम बात करेंगे, और वो भी योगा की आदत। देखिए, जब आप योगा करते हैं, हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, ओवरऑल एक्सरसाइज की बात करें तो हमारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। यानी कि अक्सर हम देखते हैं एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, तो अजीब सी एक कैफियत, अजीब सा हमारा मूड रहता है। जब आप कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, वह नॉर्मली वॉक कर लेते हैं, या फिर योगा की जब हम बात करते हैं, वो एक कहते हैं लंबी सांस लेने वाला जो एक इनका सेशन होता है, जब आप वो करते हैं तो काफ़ी हद तक इंसान है वो रिलैक्स महसूस करता है, ज़रा ईजी हो जाते हैं। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं कि योगा की आदत जो है उसको कैसे अडॉप्ट कर लें, अपने रूटीन में उसको शामिल कर लें, ताकि जो हम ये एक ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं, अजीब चिड़चिड़ेपन का, अजीब हमारी एक दिमागी हालत हो चुकी है, उससे हम एटलीस्ट निजात हासिल कर सकें। क्योंकि देखें, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको और ख़ूबसूरत बनाना है, ना कि अपने ही हाथों से, अपने ही कारनामों से, अपने ही लापरवाही से हम इसको बिगाड़ की तरफ लेके जाएं। तो इस पर
गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी। ट्रेनर हैं आप माशाल्लाह से, योगी बाकर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बाकर जी वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? बहुत ज़बरदस्त, हमेशा की तरह फिट फाट। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी एक नई सुबह मिली है। अच्छा, कैसा लगा सेट? बहुत अच्छा आपका माशाल्लाह, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रोफेशनल। अच्छा बाकर, मुझे ये बताएं, योगा की हम बात करते हैं, ये सबसे पहले तो बेसिक योगा की डेफिनेशन नाज़रीन को बता दें, क्योंकि एक अजीब अपनी अपनी डेफिनेशन योगा एक किसी डेफिनेशन इसकी उस तरह नहीं है जिस तरह बाकी हेल्थ सिस्टम्स हैं। जैसे आप कार्डियो, एरोबिक, जिम, स्विमिंग, इन सब को देख लें तो ये सारे टूल्स हैं आपको फिट करने के, एक्सरसाइज करने के लिए, कुछ कैलोरीज कम करने के लिए, अपनी हार्ट बीट को और दिल की धड़कन को तेज़ रखने के लिए, दिमागी सुकून के लिए सारे टूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन योगा जो है सिर्फ एक सिंपल टूल नहीं है। ये एक सिंपल टूल से बहुत बड़ी एक चीज़ है, ये एक लाइफस्टाइल है पूरा, और इसके अंदर एक्सरसाइज और अपना आपको फिट रखना एक उसका जुज़ है। तो बाकी जो आपके लाइफस्टाइल के अंदर है, उसके अंदर आपकी नींद, टाइम पे नींद, खाना, फूड आपने खाना कौन सा है, और किस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना खाना, जैसे खाना खाना है, क्या किन चीज़ों को ज़्यादा मकदार में खाना है, किसको कम में खाना है मकदार को, फ्रूट का गोश्त के साथ और दालों के साथ, तो मुतवाज़न, ये तो एक पूरा एक इसके अंदर मेडिसिनल वो सिस्टम है जिसको हम आयुर्वेदिक सिस्टम कहते हैं। आयुर्वेदा जो है वो पार्ट है योगा का, ठीक है। तो इस वक्त अगर हम बात करें हमारी सेहत की, तो उसके लिए कितना मुफीद है योगा, एक्सरसाइज, इसको रूटीन, यानी कि इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना, और इसकी कितनी ज़रूरत है? जिस तरह बहुत से फील्ड आ जाते हैं, जैसे आपके जोड़ों के दर्द आ जाते हैं, हड्डियों के दर्द हो जाता है, मसल का पेन हो जाता है, या फिर आपके बॉडी के अंदर ये जो ट्रंक है, पेट के अंदर किसी अज़ू को कोई नुकसान पहुंच जाता है, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये स्टोमिक, ये तो ये चीज़ें हो जाती हैं, या फिर आपको दिमागी तौर पे जो है ना आप डिस्टर्ब होते हैं, कोई स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस तो आपको पता है आजकल ज़िंदगी में हर इंसान को है, तकरीबन सभी को है। अब तो हम छोटे बच्चों को देखें, वो भी कहते हैं मैं परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो। एग्जैक्टली और वो उन्होंने सीख लिया होता है बड़ों से कि ये सबसे आसान बहाना है, या वजह है, या बहाना है, आप कह लें कि इससे जान छुट जाएगी, बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो योगा इन तमाम 3 चीज़ों को मैंने बताया, हड्डियों का, मसल का, और आपके जो सिस्टम्स हैं उनको, और आपके दिमाग को पुरसकून रखता है। इनकी फंक्शनैलिटी वक्त के साथ साथ, जो आपकी उम्र 30 से ज़्यादा हो जाती है, 40 के बाद तो बिलखुसूस जो है वो इनमें से कोई ना कोई मर्ज आपको लाहक हो जाता है, या उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन तीनों एरियाज़ को, हड्डियों के दर्द वाला जो, जिनको मैंने पहले भी बताया, इनको जो है वो योगा स्पेशली एड्रेस करता है। एक योगा के सिंगल सेशन के अंदर उन पोजेस को हम इस तरह तरतीब देते हैं कि वो आपके जोड़ों का दर्द और हड्डियों का जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो, और आपके पेट के अंदर के जितने सिस्टम है उनको, और आपके दिमाग को जो है वो सुकून दे, इन तमाम चीज़ों को वो एड्रेस करे एक सिंगल योगा सेशन। एक सेशन जो है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे पे जो है वो मुश्तमिल होता है। आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। जी, टोटल कितने सेशन? दिन में 1 सेशन काफ़ी होता है, और वीक में आपको 4 to 5 जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। 6-7 वाला जो है उनको आपको ऑफ ही करना चाहिए, 2 दिन बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए, वरना आपके हार्मोन्स जो हैं वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। आप जिमिंग देख लें, आप रनिंग, हाइकिंग देख लें कि अगर आप 7 दिन कर रहे हैं तो आपको वो अफेक्ट नहीं आएगा अगर आप उसको 3 दिन करके और 1 दिन चौथे दिन ब्रेक, 3 दिन करके चौथे दिन ब्रेक करके देखें तो इसका रिजल्ट उससे बेहतर आएगा, बेहतर होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनके लिए योगा एक्सरसाइज कितनी मुफीद होती है? मैंने जैसे बताया कि हमारे ट्रंक के अंदर जितने सिस्टम्स हैं, इसके अंदर आपका ना कार्डियोवैस्कुलर, लंग्स का सिस्टम, किडनी, स्प्लीन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे यहाँ पर है। तो इन सब को योगा जो है ना वो एड्रेस करता है, सिर्फ पोजेस के साथ नहीं, एक्सरसाइज के साथ नहीं, बल्कि ये उसके साथ आपका जो सांस लेने का तरीक़ेकार है वो मखसूस किस्म के सांस हम लेते हैं, जिससे हमारी अंदर के सिस्टम, जो हमारा जो पेट है, ये पीछे जाके हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको लगता है, और जिसको हम पंजाबी में कहते हैं मसाज कराना, मसाज करना,
मालिश करना या ठकोर करना। अच्छा। तो ये सारे जाके आपकी रीढ़ की हड्डी को जाके ऐसे लगते हैं और थोड़ी देर तक आप करते रहे, जो ब्रीदिंग है सिंपल की बात कर रहा हूँ, तो आपके ट्रंक के अंदर के सारे सिस्टम जो है वो उनकी जो है ना वो मसाज मुकम्मल हो चुकी होगी और वो फिर जो कम काम कर रहे थे वो हेल्दी तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी एज के साथ और फूड में जो है वो मिलावट की वजह से हमारे सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। वो जिस तरह बचपन या जवानी में काम कर रहे होते हैं 100% 90% पे, वो अब वो ऐसे नहीं रहते। तो उनको स्टिम्युलेट करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए आपको योगा के जो है वो प्राणायाम को परफॉर्म करना पड़ता है। हम कई प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज और टेक्निक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसमें मजीद भी हम जानते हैं नाज़रीन, योगी बाकर साहब हमारे साथ, इनसे मजीद भी जानेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज को हम जो है वो चूँकि योगा की बात करें तो घर में करें या इसको ज़िंदगी लाइफस्टाइल का जो है वो हिस्सा बना लें, इस पर बात की जाएगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात आज हम करें कि योगा को किस तरह से अपनी आदत में शामिल करें और इसके थ्रू, योगा के थ्रू किस तरह से ये जो ज़हनी तनाव है इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। योगी बाकर साहब हमारे साथ हैं। योगी साहब बताइएगा कि योगा के थ्रू क्या वज़न को कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, योगा के थ्रू कर सकते हैं। एक्सरसाइज है ना बेसिकली। तो आप जितने भी हलचल करते हैं, चहलकदमी करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपकी कैलोरी डेफिसिट होता है और उससे जब कैलोरी डेफिसिट होता है तो आपका वेट कम होता है। ये और पर्टिकुलरली योगा को वेट लॉस के लिए नहीं किया जाता, ना करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक वे ऑफ लाइफ है, पूरा एक लाइफ स्टाइल है पूरा ना। तो उसको में से हम सिंपल एक फ़ायदा उठा के करते हैं कि जी हमारा वज़न कम हो जाएगा। हाँ, वज़न कम होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी योगीज़ होते हैं, प्रॉपर जो ट्रेडिशनल योगीज़ हैं, जो आजकल के ये सर्टिफाइड योगीज़ हैं जो 100 घंटे 200 घंटे के जो ना सर्टिफिकेट लेके टीचर बन जाते हैं और फिर वो योगा शुरू कर देते हैं दूसरे दिन से। एक महीने में आपने एक महीने पहले पता चलता है कि तो आप क्या कर रहे हैं, तो हम कोई बिजनेस कर रहे हैं। दूसरे महीने पता चलता है तो एक महीने के अंदर ही वो इतना ट्रेन। जबकि जो प्रॉपर जो ट्रेन जो गुरु से होते हैं तो वो उनको हम आश्रम ट्रेन योगी कहते हैं कि जो कि 8-8 10-10 साल जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो इस काबिल होते हैं, उनको इजाज़त मिलती है कि वो ट्रेनिंग करवा सकें। तो मैं ये आपको बता रहा था कि जो वेट जो कम करने वाले जो है जो तरीके का चीज़ है, उससे मैं इसको को रिलेट कर रहा था कि आपने प्रॉपर जो योगी और गुरु देखे हैं तो वो कोई आपको जिम करते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे, ना वो जो है वो रील्स चढ़ा रहे होंगे जिम पे वजन उठा के जी। अच्छा, वो ना स्विमिंग ना रनिंग इस तरह नहीं, वो एक दरख्त के नीचे बैठे होंगे और इस तरह एक मुद्रा लगा के और एक आसन में बैठ के वो तपस्या कर रहे होंगे, यानी कि मेडिटेशन कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे और उससे उनका वेट कम हो जाता है। सिंपल एक छोटी सी टेक्निक से उनका वेट कम हो जाता है। वो इतनी बड़ी भाग दौड़ जो दुनिया जिसकी पीछे लगी हुई है वो नहीं कर रहे होते। तो ये जो चीजें होती हैं ये प्रॉपर आप जो ट्रेडिशनल आपका योगा सिस्टम है ये आप उससे लेते हैं। जो आपको जो सर्टिफाइड योगा टीचर है वो 100 घंटे या 200 घंटे, तो उस बेचारे को 100-200 घंटे तो अपनी टांग उठाते हुए और सीधा खड़ा होना तक नहीं आता ना, तो उसके बाद वो क्या किसी को सिखाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मुद्रा जो है बेसिकली अगर आपने वेट ही को के लिए करना है, फोकस करना है सिंपल एक चीज के लिए, तो आपने कपाल भाती करनी है। कपाल भाती पहले भी मैं प्रोग्राम में कई बार करवा चुका हूँ। तो उससे आपने सिंपल अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और नाक से सांस लेनी है और नाक से सांस छोड़नी है। प्लस इसके साथ आपने अपने जो बेली के जो मसल्स हैं, सेंटर मसल जो मोटा सा डायफ्राम मसल जिसको हम बोलेंगे, उसको जो है अंदर की तरफ खींचना है। तो उसकी जो मूवमेंट है ये आपकी रीढ़ की हड्डी है और ये आपका डायफ्राम थोड़ा सा दूर है, तो इसके दरमियान में आपके ऑर्गन्स हैं सारे। तो आपका जो पेट निकल आएगा, ये दिल यहाँ से बाहर ऐसे मोटा सा वो होगा, तो वो बेसिकली ऑर्गन्स भी आपके जो है ना फूल जाते हैं और चर्बी भी इसके अंदर होती है। तो आपने इन डायफ्राम मसल को
प्रेस करना है इनके साथ, ठीक है। तो ये जाके रीढ़ की हड्डी के ऊपर ठिकोर और मसाज, जिसके मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, वो करेंगे। इससे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे, तेज हो जाएंगे। जिस दिन आप गाड़ी की बैटरी को झटका देते हैं, इसी तरीके से आपने अपने ऑर्गन्स को जो है ना झटका देना है। अच्छा, वो ऑर्गन कौन से? वो आपके यहाँ से लेके ये ऊपर तक, ये सारे ट्रंक के अंदर सारे ऑर्गन हैं, इन सारों के हार्मोन, आप कहते हैं कि जी बाल निकल आते हैं चेहरे पे, जी मोटे होना शुरू हो गए, बाल गिरना शुरू हो गए, तो ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। अच्छा योगी, ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दी इसी तरह योगा की बैठे बैठे कि ऑफिस में जो लोग होते हैं, ऑफिस के काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस ले जाते हैं, तो उसकी वजह से कोई ऐसी बैठे बैठे वो एक्सरसाइज कर सके, ज़रा थोड़ा रिलैक्स हो जाए, कूल हो जाए, फ्रेश हो जाए, ताकि दोबारा से काम करने के काबिल हो जाए। ये देखिए, ये जो है ना सिर्फ ऑफिस में जो स्ट्रेस है उसकी वजह से नहीं, ठीक है। अगर घर में बेगम ने भी कुछ कह दिया ना, तो उस स्ट्रेस का भी जो है ना, हाँ, स्ट्रेस का पूरा हल सोल्यूशन यही होगा। अच्छा, ये आपका अंगूठा है राइट वाला, और राइट वाली नाक, राइट नोस्ट्रिल्स हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, और सेंट्रल वाली फिंगर रिंग वाली और मिडल वाली, ये ठीक है। ये आपने बंद किया, नाक से आपने राइट नाक से उठा लिया हाथ, और इससे आपने इनहेल करना है, लंबा सा इनहेल करेंगे, सिर्फ नाक से, मुंह बंद रहेगा, ये देखिएगा। ओके, सही इनहेल करना। ये मैंने राइट को बंद कर दिया, अब इसको लेफ्ट से जो है वो एक्सहेल करेंगे। अच्छा, आउट। ऑलराइट, ये इजी है, बैठे बैठे कर सकते हैं। लेफ्ट से इनहेल करेंगे ही, ठीक है। एक्सहेल भी लेफ्ट से किया, ठीक है, इनहेल भी लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, यानी कि आप ऑफिस पे बैठे बैठे, अपनी चेयर पे बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं। क्लोज, लेफ्ट, राइट, एक्सहेल, ठीक। ऑलराइट, इससे आप जरा स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा, जो आपको टेंशन हो रही होती है। हाँ, और ये तकरीबन कितने मिनट के लिए करनी चाहिए हमें? ये 4 से 5 मिनट 4 से 5 मिनट। ये आपकी जो राइट और लेफ्ट आपकी बॉडी की जो एनर्जीज होती है उनको बैलेंस करता है। अच्छा। आपके अंदर जो मिजाज के अंदर जो तेज़ी है या ठंडक है, तो उसको भी ये बैलेंस करता है। ओवरऑल आपको जो है ये एक, ये चाहे ऑफिस का स्ट्रेस हो या बीवी का हो, बीवी का जो स्ट्रेस कम करेगा, उसको जो ये बैलेंस करेगा, कूल करेगा। और ये आपने 5 मिनट करना है, आप खुद देखिएगा 5 मिनट के बाद इसको प्रैक्टिस करके कि आप बिल्कुल नॉर्मल, सारा स्ट्रेस जो है ना। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये योगा जो हमारा है, ये नींद में भी बेहतरी लाता है अगर इसको प्रॉपर इसको जो मैंने अभी की, अनुलोम विलोम बोलते हैं इसको। ये आपने अपने बेड के ऊपर बैठ के सोने से पहले 5 मिनट ये आप परफॉर्म करें, आपको बड़ी अच्छी नींद आ जाएगी। हाँ, क्योंकि आजकल अक्सर लोग नींद नहीं आ रही होती, पूरी रात हम करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन स्ट्रेस की भी वजह भी होती है, फिर नींद की वजह ये भी होती है कि आप स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती। जी, स्ट्रेस की वजह से भी नहीं आती। आपको ख्याल, आप देखिए ओवर और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कल के प्लान बना रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी नींद जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, एक्टिव हो जाते हैं। उसका डायरेक्टली फिर असर हमारे मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। और लेट खाना खाने से, लेट खाना खाने का भी, ये तो हमारे एक हैवी जो है खाना खाने से, हैवी का मतलब ये नहीं कि क्वांटिटी में ज़्यादा, हैवी का मतलब ये है कि आपने रात के वक्त बहुत कार्बोहाइड्रेट जो है वो बड़े हैवी किस्म के ले लिए हैं, फैट्स आपने ऐसे ले लिए हैं, गोश्त जो है आपने वो बीफ ले लिया। अच्छा, तो इस तरह के जो चीज़ जिसमें टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए, बीफ को आपको कम से कम जो है ना, बीफ के खाने को, गोश्त को आपको 6 से 8 घंटे लगते हैं प्रॉपर आपकी बॉडी का हिस्सा। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? जी, पैगाम नाज़रीन को क्या देंगे? ये कि आप जब अपने लिए जो है वो एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं, और तकलीफ़ों से बचते हैं, और आप खर्चों से बचते हैं, और ये सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते, इससे आप अपनी फैमिली के लिए और खानदान के लिए बहुत बड़ा एहसान करते हैं। अच्छा, ना सिर्फ आप खानदान के लिए करते हैं, पूरे मुल्क के लिए करते हैं। हमारा ज्यादातर जो सेहत का बजट जो है ना, वो अगर हम लोग ये करना शुरू कर दें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, कोई से भी एक्टिविटी करना शुरू कर दें, तो जो हमारी रश जो लगी हुई है हर वक्त जो ना वो हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरीज और टेस्ट के ऊपर लगी हुई है, वो जो है वो खत्म हो जाएगी, और वो बल्कि ग्राउंड में आ जाएगी। थैंक यू सो मच योगी बाकर साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट टाइम में इतनी अच्छी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, देखें आज के पूरे प्रोग्राम में मैंने कहा था कि हम आपकी सेहत, आपकी कामयाबी पे बात करेंगे, तो आप देखिए अगर तंदुरुस्त होंगे, आप एक्टिव होंगे, आप किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे, तो यकीनन जो ज़िंदगी की खुशी और कामयाबी आप चाहते हैं उसे इंजॉय कर सकेंगे, अपने साथ भी और फैमिली के साथ भी, और इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए
भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो वक्त देना है वो अपनी सेहत को दें, अपनी हेल्थ को दें, उसे नज़रअंदाज बिल्कुल आपने नहीं करना। इसी पैगाम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।